भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि नोटिस देंगे, आपने भी जवाब दिया कि मैं डी पार्क में भी आऊंगा, अगर कहें तो देख ले जाते। उसने ये कहा था मैं नोटिस भी दूंगा, कोर्ट में घसीटूंगा और देख भी लूंगा। तो जब देखने की बात की उसने, तो मैं तो 4 दिन रोज तक जाकर के आया हूँ। मुझे तो कहीं देखने वाली बात नजर नहीं है। अरे अगर हुड्डा दोबारा ये कहेगा, मैं उससे पूछ लूंगा, बोल कहाँ हूँ, जहाँ मुझे बुलाएगा, मुझे कहाँ देखना चाहता है। अगर मेरी शक्ल के बिना तसल्ली नहीं होती तो एक व्हाट्सएप पे फोटो भी भेज दूंगा, उसको देखता रहेगा रोज मेरी फोटो। उसको बहुत बड़ा नेता बताया। आज वही आदमी कह रहा है मेरे मुंह के अंदर ये बात डाली जा रही है मेरी बात। क्यों भाई, बच्चा है क्या तो तेरे मुंह में कोई भी आदमी आकर के किसी भी तरह की बात डाल दे? ये कोई लॉलीपॉप थोड़ा ही है तो तेरे को दिखाया तेने उसको फटाक से मुंह में दे दिया। सरकार का ध्यान सिर्फ कॉलोनियां काटने की तरफ है। संपत्ति जी ने शिकायत भी की है अर्चना गुप्ता के खिलाफ एसपी को, क्या लगता है पुलिस कार्रवाई करेगी? दोबारा चौधरी साहब फिर एसपी से रिमाइंडर देंगे, पूछेंगे। अगर वो फिर कुछ नहीं करेगा तो इस बात को हम ध्यान भी रखेंगे कि एक ऐसा एसपी था जिसने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। हमारी सरकार बनने के बाद इस एसपी को भी सबक देंगे। हमारा पिछले 2 साल से लगातार पार्टी के अंदर लोग ज्वाइन कर रहे हैं। ज्वाइन करने के पीछे एक सबसे बड़ा कारण है कि इस 2 साल के पीरियड के दौरान जो जिम्मेवारी कांग्रेस की थी, कांग्रेस ने जो जिम्मेवारी निभानी चाहिए थी, कांग्रेस से तो या तो आपस में लड़ रहे हैं और या फिर कांग्रेस वाले जो हैं भाजपा की मदद में लगे। एक पूरा ग्रुप जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आज किस तरह से समय समय पे भाजपा की मदद करता है। इस 2 साल में जो कोई भी सरकार का गलत फैसला था उसके खिलाफ अगर किसी ने लड़ाई लड़ी तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने लड़ी। सबसे पहले पानी का इश्यू आया था, भाखड़ा का। हमारा पानी पंजाब की सरकार ने रोका। 3 महीने तक गर्मी के समय में पानी नहीं दिया। ना सरकार ने कोई प्रयास किया और ना कांग्रेस ने उसके बारे में कहीं कोई पहल करी। ना उन्होंने कोई इसके लिए मेमोरेंडम दिए, ना कहीं सरकार को ये कहा कि भाई अगर हमारा पानी हमें नहीं मिलेगा तो हम इसके लिए कोई आंदोलन खड़ा करें। हमने सबसे पहले पूरे प्रदेश के अंदर डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से चीफ मिनिस्टर को भी और गवर्नर को भी मेमोरेंडम दिए कि आप इसके ऊपर कदम उठाओ और हमारे हिस्से का पानी हमें मिले। इसके लिए आप पंजाब की सरकार को बातचीत करो। उसके बाद जब सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया, हमने खुली चेतावनी दी थी और ये कहा था कि या तो 25 तारीख तक हमारा पानी मिले, अन्यथा हम पंजाब के सारे रास्ते बंद कर देंगे। 22 तारीख को पानी पंजाब को सरकार को छोड़ना पड़ा। उसके बाद बुढ़ापा पेंशन का इशू था। जब बुढ़ापा पेंशन काटी जा रही थी, जब ये कह दिया गया था कि हम इसकी जांच करा रहे हैं, वो जांच नहीं थी, पेंशन काटने का एक तरीका था। और मुझे जब पता लगा, हमने सब साथियों ने बैठ करके बातचीत करी और हमने खुली चेतावनी फिर दे दी कि 20 फरवरी तक या तो पेंशन दे, नहीं देंगे तो हम बुजुर्गों को लेकर के प्रदेश भर में भाजपा का विरोध करेंगे। इनके एमएलए और मंत्रियों को कहीं जाने नहीं देंगे और वहीं रास्ते भी बंद करेंगे। आखिर सरकार को मजबूर होकर के हमारी बात माननी होगी, जबकि कांग्रेस को इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। कांग्रेस अपने घर बैठी चुप रही। बिजली के बिल बढ़ाने की बात आई थी 5,000 करोड़ रुपए, उसके लिए भी हम शक्ति भवन पे गए और बाकायदा चेतावनी दी, कहा या तो इनको रोको, वापिस अपने आदेश नहीं लोगे तो फिर हम आंदोलन खड़ा करेंगे। सरकार ने उसी दिन हमारी बात मानी और उनको रोकने का काम। उसके बाद पढ़े लिखे नौजवान बच्चों को जो रोजगार के अंदर अनदेखी हो रही, बाहर के लोगों को नौकरियां दी जा रही थी, हमने उसका बड़ा विरोध किया। उससे नौजवानों में फिर कहीं ना कहीं ये मैसेज गया कि हमारी लड़ाई कोई लड़ेगा तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी लड़ेगी। उसके बाद अनेक दल गए, लेकिन
वो गए तो उन्होंने केवल अपना दिखावा किया, प्रदर्शन किया, ये दिखाना चाह रहे थे कि हम भी आपके साथ कहीं खड़े हैं। फिर जब किसान की फसल बेचने की बात आई तो फिर कोई मंडी तक नहीं गया, कोई सरकार तक नहीं गया। हमारी पार्टी अकेले चीफ मिनिस्टर से भी मिली, उसको भी कह करके कि तेरा फैसला गलत है। उसने हमारे आगे हाँ भरी कि मैं वापस लूँगा, लेकिन क्योंकि वो फैसला उसका था ही नहीं, उसकी जानकारी भी नहीं था, ये फैसले तो मनोहर लाल खट्टर लेता है। उसने फिर किसान को परेशान करने के लिए उस फैसले को ज्यों का त्यों रखा, लेकिन हमने उसकी भी धज्जियाँ उड़ाई और मंडियों में जा कर के अपना केंद्र भी बनाया। और समय में मंडियों में गया, ट्रैक्टर भी गए बिना नंबर के, और वहाँ जा कर के फसल बिकवाने का काम भी किया। इस तरह के जो पिछले 2 साल के फैसले सरकार के थे, उन सब में हमने मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी। आज उसी का नतीजा है कि हरियाणा प्रदेश के बच्चे बच्चे की जबान पे एक ही बात है कि आने वाला वक्त इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का। तो साहब, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ कुलदीप शर्मा ने भी मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस के भीतर कांग्रेस से लड़ रही है, किस तरह से देखते हैं? वो लड़ नहीं रहे, आज सच्चाई सामने आ रही है। कुलदीप जी ने जो बात कही है उस बात में बहुत दम है। मैंने बहुत बार ये बात आपसे कही थी कि हुड्डा 2016 के चुनाव में भी भाजपा के पक्ष में वोट डाल करके है, भाजपा से मिला हुआ है, भाजपा के दबाव में है। उस 2016 की बात ही कुलदीप शर्मा ने करी है और उन्होंने कहा है कि मुझे भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये कहा कि आपने वोट भी आर के आनंद को नहीं देना। इसका मतलब है हाईकमांड से भी ज़्यादा बड़ी ताकत हुड्डा अपने आप रखता होगा कांग्रेस में। लेकिन कुलदीप जी ने यह भी कहा कि मैंने हाईकमांड के आदेश को माना, हुड्डा की बात को नहीं माना। लेकिन 13 ऐसे एमएलए थे जिन्होंने पेन की स्याही बदली थी, उनके भी नाम है मेरे पास 13 के कि कौन कौन थे, सारे हुड्डा के चचे लोग थे। अब की बार फिर हुड्डा ने वही खेल खेला राज्यसभा में। हुड्डा तो सरकार बनाने से लेकर 2016 से लेकर के अब तक भाजपा के बी टीम के रूप में काम करता है, उसके एजेंट के रूप में काम करता है। सर, हिसार में जीवन हत्याकांड हुआ और उसकी गिरफ्तारी को लेकर 12-13 दिन लगातार धरने देने पड़े गिरफ्तारी की मांग को। फिर हादसे में भी प्रोटेस्ट हुआ, पर्चे दर्ज हुए। हमने भी उस मामले में पूरी तरह से चौधरी संपत सिंह ने भी, उमेद ने भी, क्योंकि मेरे कार्यक्रम थे ये लगातार उनके बीच में गए, हमने पूरा उस चीज़ पे प्रेशर रखा। और कानून व्यवस्था की जहाँ तक बात है, कानून व्यवस्था हिसार में नहीं, पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था का दिवाड़ा पिटा हुआ है। बदमाश किस्म के लोग जो है उनको सरकार का संरक्षण, वो खुलेआम घूम रहे हैं। आज भी उनकी गिरफ्तारियाँ नहीं है। ये बात आज की नहीं है, जब मैं एमएलए था 2019 के अंदर, उस वक़्त ये आपका होम मिनिस्टर होता था विज, तब मैंने ये बात पूछी थी विज साहब से कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको आपने सिक्योरिटी दे रखी। हरियाणा में 2000 से ज़्यादा लोग थे जिनको इन्होंने सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रखी। और जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रखी थी, जो लिखित में मुझे उन्होंने उत्तर दिया था, उसमें लिखा था हर किसको थ्रेट है। मैंने पूछी विधानसभा में कि अगर 2000 लोगों को थ्रेट है तो वो किससे थ्रेट है? आपने जिन लोगों ने थ्रेट किया इनको, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करी है? उनको सांप सूंघ गया था, मुख्यमंत्री कुछ बोल नहीं पाया था, विज हाउस छोड़ करके चला गया था। तो कानून व्यवस्था तो उस वक्त से ही इन्होंने खराब करी है, आज उसी का नतीजा है। उस वक्त अगर सख्त कार्रवाई करते तो आज हालात इस किस्म के नहीं होते। आज कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं, आप भी जो है पत्रकार साथी भी सुरक्षित नहीं हो। आपने भी कभी अगर किसी के पक्ष में ज़्यादा बोल दिया, कोई ज़्यादा बड़ी बात आपने कर दी, तो ये सत्ता में बैठे लोग आपको भी निपटा सकते हैं। हरियाणा में सफाई कर्मचारियों का मुद्दा एक बड़ा इशू हुआ है। इसके लिए मैं कल बहादुरगढ़ सफाई कर्मचारियों के पास जा करके भी आया था। और ये मुद्दा बड़ा इसलिए भी है कि जो अस्थायी कर्मचारी जो लगे हुए बेचारे, जब वो गैस के चैम्बर में नीचे उतरते हैं, कहीं उनकी वहाँ जाने पे जहरीली गैस की वजह से मौत हो जाती है, उनको कोई भी किसी भी तरह की सरकारी जो सहायता मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। दूसरा, ठेकेदार जो है वो सरकार के साथ मिलकर के इस पैसे को खाने का काम करते हैं। 2 लोगों के बीच में पैसा बांट लिया जाता है। सफाई नाम की चीज़ नहीं है शहरों में। सफाई कर्मचारी जो स्थायी होना चाहिए, ताकि वो समय पे जा करके काम करे, अपनी जिम्मेदारी निभाए। तो क्या विधानसभा में सर ये मुद्दा उठेगा? बिल्कुल उठेगा, हम अपनी पार्टी की तरफ से उठाएंगे।
और इसके लिए मैंने आज ही कहा कि एक कॉलिंग अटेंशन लगाओ। कॉलिंग अटेंशन सेशन के एक दिन पहले तक भी आप लगा सकते हो, चलते सेशन में भी लगा सकते हो। आज हम इस मुद्दे पे कॉलिंग अटेंशन भी चौटाला साहब, जिस तरीके से दीपेंद्र हुड्डा ने सचिन कुमार को लेकर जो बयान दिया, उसको लेकर कांग्रेस में ही बगावत और खासतौर पर सिख समुदाय में बहुत ज्यादा रोष है। आपको हैरानी होगी सुन करके। पहले तो उसने उसको आइकॉन कहा, उसको बहुत बड़ा नेता बताया। आज वही आदमी कह रहा है मेरे मुंह के अंदर ये बात डाली जा रही है मेरी बात। क्यों भाई, बच्चा है क्या तो तेरे मुंह में कोई भी आदमी आकर के किसी भी तरह की बात डाल दे? ये कोई लॉलीपॉप थोड़ा ही है तो तेरे को दिखाया, तेने उसको फटाक से मुंह में ले दिया। आज सिख समुदाय नहीं, हर व्यक्ति जिसने 84 के दंगों को देखा है वो इस बात से आहत है। इस 84 के दंगों में सिखों के साथ अगर सबसे पहले जाकर के कोई खड़ा हुआ था तो शख्स का नाम चौधरी देवीलाल था। चौधरी देवीलाल ने सन 1984 के अंदर, जब यानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे, दिल्ली हरियाणा भवन में बैठे थे, उनके साथ शरद यादव था, चौधरी संपत सिंह थे और केसी त्यागी था, और मेरे ख्याल मुलायम सिंह भी थे उस वक्त। ऐसे 4-5 लोग थे ये जो सबसे पहले गाड़ियां लेकर के जहाँ इस तरह के दंगे हो रहे थे उनके बीच में गए और उनको रोकने का काम किया। और फिर राष्ट्रपति भवन में जाकर के ज्ञानी जैल सिंह को चौधरी देवीलाल ने कहा कि आज कोई इस देश के अंदर कार्यवाहक प्रधानमंत्री नहीं है, कोई इस देश के अंदर सरकार नहीं है, आज राष्ट्रपति के हाथ में सब कुछ है और आप जैसा व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पे बैठे और दिल्ली में आग लगी हुई है, दिल्ली की आग देश में बढ़ सकती है, आप इसको रोकने का काम करें। चौधरी देवीलाल ने ही इस मामले में सबसे पहले सिखों के बीच में जाकर के खड़े होकर के मदद करी थी। और ये लोग जो है आज मजाक उड़ा रहे हैं सिख धर्म का। सिख किसी भी कीमत पे इनको माफ नहीं करेगा। अभी सरकार ने स्कूलों में जाने पर रोक लगा दिया है कि कोई भी पेरेंट्स स्कूल में नहीं जा सकता। कल इससे पहले राजस्थान इसी तरह की रोक लगाई, जबकि स्कूलों के हालात बहुत खराब अगर है, पीने का पानी तक नहीं है। मेरा बच्चा अगर किसी सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है और वो आकर के मुझे कंप्लेंट करेगा कि मेरे पास बैठने को डेस्क नहीं है, तो मैं जाऊँगा नहीं देखने के लिए। मुझे कैसे रोक सकते हैं? जो स्कूल है वो गांव की पंचायत की ज़मीन पे बना हुआ है। गांव की पंचायत की ज़मीन का मालिक कौन है? आम नागरिक जो उस गांव का है। सरकार के इस तरह के आदेश जो है वो ये समझो अपनी कमियां छुपाने के लिए किए जा रहे हैं। ऐसे आदेश को कोई नहीं मानने वाला। देश में कांग्रेस और बीजेपी दोनों यूथ से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सीजेपी ने कहा कि जो सरकार ने समझौते किए थे उसे अब तक लागू नहीं किया। 5 भाजपा ने यूथ के साथ सबसे ज़्यादा धोखा किया। देश के प्रधानमंत्री ने जब पहली दफ़ा देश का प्रधानमंत्री बने थे उससे पहले उनकी ये वायदा था कि मैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। अब तक आप मान के चलो 14 साल हो गए, 28 करोड़ हो जाते हैं। 28 करोड़ युवाओं को रोजगार का मतलब समझते आप? एक घर में अगर 5 मेंबर हैं तो 28 को 5 से गुणा कर दो। इस देश की 75% आबादी जो है आज एक घर की नौकरी की वजह से उसका लाभ मिलता है। जबकि इन्होंने ये सरकार बनने के बाद जहाँ नौकरी दे करके उस परिवार को ऊपर उठाना चाहिए था, उसने उसको गरीबी रेखा की तरफ नीचे की तरफ कर दिया। आज कितने लोग हैं जिनको सरकार की तरफ से अनाज दिया जाता है। आज महंगाई पे कोई अंकुश नहीं है। आप ये देखो चीनी और गुड़ के दाम भी वो आज आसमान को छू, केवल इसलिए कि लोन बनाना था इन्होंने और उसका फायदा सत्ता में बैठे लोग ले रहे थे। लोन की वजह से ही आज लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या। अब सरकार सफाई दे रही है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर भाव बढ़े क्यों? उसका कारण बताओ आप। बीजेपी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि नोटिस देंगे, आपने भी जवाब दिया कि मैं डी पार्क में भी आऊंगा, अगर कहे तो देख लेंगे। उसने ये कहा था मैं नोटिस भी दूंगा, कोर्ट में घसीटूंगा और देख भी लूंगा। तो जब देखने की बात की उसने तो मैं तो 4 दिन तक जा करके आया हूँ। मुझे तो कहीं देखने वाली बात नजर नहीं है। अरे अगर हुड्डा दोबारा ये कहेगा मैं उससे पूछ लूँगा, बोल कहाँ हूँ, जहाँ मुझे बुलाएगा, मुझे कहाँ देखना चाहता है। अगर मेरी शक्ल के बिना तसल्ली नहीं होती तो एक व्हाट्सएप पे फोटो भी भेज दूंगा, उसको देखता रहेगा रोज मेरी फोटो। प्रदेश में सूखे के हालात है सर, किसानों को काफी नुकसान हुआ है, बारिश कम है। मैं बताऊँ ना, भी सरकार का ध्यान तो है ही नहीं। पहले जब बाढ़ आई थी पिछली बार, आज भी वो पानी खड़ा है बहुत सारी जगह।
आज भी सेम का पानी खड़ा है, सरकार ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। आज सूखे की तरफ जा रहा है प्रदेश, तो भी सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सरकार का ध्यान सिर्फ कॉलोनियाँ काटने की तरफ है, वैध और अवैध कॉलोनियाँ काटते हैं। जो वैध कॉलोनी भी है वो भी अवैध ही है एक तरह से। जो आज लाइसेंस लेकर के आते हैं आजकल ये दीनदयाल का, जिसमें सरकार की तरफ से बहुत सारी शर्तें हैं कि आप इससे ज़्यादा भाव पे बेच नहीं सकोगे उस लैंड को, और ये उस लैंड को अनाप शनाप भाव पे लाख लाख रुपया भी दीनदयाल के अंदर गज का रेट है कि नहीं है, रजिस्ट्री नहीं होती लेकिन लाख लाख रुपया लिया जाता है। हमारी सरकार आएगी, हर हालत में इन सब चीज़ों की इंक्वायरी होगी और इसमें जो लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होगी। चौटाला साहब, जिस तरीके से बीजेपी की प्रदेश अर्चना गुप्ता ने जो जाट समाज को लेकर बात टिप्पणी की और आपने महिपाल डांडा को लेकर कहा था भाई महिपाल डांडा को शर्म आनी चाहिए, वो दांत फाड़ रहे थे, आपका जब अकेले महिपाल को नहीं, हर जाट को जो भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है उसको इस बात के लिए शर्म आनी चाहिए कि उनकी प्रदेश की अध्यक्ष जो है विशेष रूप से आपकी जाति को टारगेट कर रही है और किस तरह की भद्दी भाषा बोल रही है। उन सबको हर हालत के अंदर इसका विरोध करना चाहिए। अगर वो विरोध नहीं करेंगे तो कल को यह समाज उनको भी माफ़ नहीं करेगा, उनके बच्चे भी माफ़ नहीं करेंगे, उनके बच्चे भी उनके सामने खड़े हो जाएंगे कि हमारी जाति को गाली दी जा रही थी, आप कितने कमज़ोर आदमी हो जो आप खड़े खड़े सुन करके। आपको क्या लगता है सर, ये डेलिबरेटली हो रहा है, पार्टी लाइन उनकी है या गलती से? ये नहीं, ये बाकायदा तौर पर मुहिम है इनकी, ये आज से थोड़ी चली आ रही है। भाजपा की सरकार 2014 में बनी थी, राजकुमार सैनी से शुरुआत हुई थी इसकी, और आज भी उसी मुहिम पे चल रहे हैं। सर, संपत जी ने शिकायत भी की है अर्चना गुप्ता के खिलाफ एसपी को, क्या लगता है पुलिस कार्रवाई करेगी? दोबारा चौधरी साहब फिर एसपी से रिमाइंडर देंगे, पूछेंगे, अगर वो फिर कुछ नहीं करेगा तो इस बात को हम ध्यान भी रखेंगे कि एक ऐसा एसपी था जिसने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। हमारी सरकार बनने के बाद इस एसपी को भी सबक देंगे और हम इस मामले में कोर्ट में भी जाएंगे। विधानसभा ऐसा कैसे हो सकता है कोई अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से भाग जाएगा और सरकार के दबाव में आएगा? ये फिर अधिकारी थोड़ी हैं, ये तो फिर भाजपा के कई कार्यकर्ता हैं, फिर तो इनके साथ उसी तरह का व्यवहार करना पड़ेगा। विधानसभा सत्र में क्या क्या मुद्दे रहेंगे सर आपकी पार्टी की तरफ से? हमने 10 कॉलिंग अटेंशन दी है, वो आप मेरे पार्टी ऑफिस से पूछ लो, वो आपको बता दें।